हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी जेई 2019 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 25 मई 2019 का शिफ्ट 1 का पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो 36 से लेकर 70 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी कंसेप्ट आपको बताया जाता है उसे एक जगह नोट डाउन करें और बार बार उसकी प्रैक्टिस करें। और दूसरा ये भी कि ये वीडियो हम सभी लोगों को भेजें जो रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आप भी जो है किसी ये मत सोच के चलिए कि मैं टेक्नीशियन की तैयारी कर रहा हूँ या अभी जेई की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ उसी के पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर को देखूंगा। नहीं, आप सभी रेलवे के सभी प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए और उसका सॉल्यूशन करिए, ताकि आपको पता चले कि किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि आप उसी तरह से अपनी तैयारी को पूरा करें। ठीक है फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति भारत में हुई है? वो हुई है कबड्डी की। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 4 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि सुनाई दी। ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकंड है होने पर व्यक्ति से चट्टान की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, व्यक्ति है यहाँ पे कोई, उसने ताली बजाई है ना, और चट्टान यहाँ पे कहीं होगी। तो क्या हुआ, ध्वनि जो है इधर से ऐसे गई और प्रतिध्वनि क्या होती है कि रिफ्लेक्शन टकरा के वापस वो उसी मीडियम में चली जाती है। तो है ना, इस पूरे प्रोसेस में जो है 4 सेकंड का समय लगा, है ना। तो क्या होगा कि भाई ध्वनि की स्पीड चेंज नहीं हुई है, तो ध्वनि जो 344 की स्पीड से ये इस दिशा में गई होगी, ठीक है, जो है, और इस दिशा में टकरा के वापिस आई, तो इसमें स्पीड का तो परिवर्तन हुआ नहीं। तो दोनों ही तरफ जो है 2 सेकंड इधर लगा होगा, 2 सेकंड इधर लगेगा, है ना, तभी ये 4 सेकंड लगा है कि भाई स्पीड जो ध्वनि गई और टकरा टकरा के वापस आई, तो इसमें पूरा 4 सेकंड लगा। तो इस जो है ध्वनि को डबल ट्रेवल करना पड़ा, है ना, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का डबल ट्रेवल करना पड़ा, इसलिए उसे 4 सेकंड का समय लगा। हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है ए। ठीक है, ये डिस्टेंस है ए, इससे ट्रेवल का 344 की स्पीड से 2 सेकंड का समय लगा यहाँ तक पहुंचने में। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे। पूछा क्या गया, दूरी पूछी गई है, जिसे हमने यहाँ पे डी ही मान लेते हैं ना, ये दूरी को। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड गुना टाइम। स्पीड दी है 344, टाइम कितना लगा 2 सेकंड का, तो गुणा कर दीजिए, 44 44 88 और 3 क्यों 688। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि दुकानदार इससे जो है अंकित मूल्य ₹80 पर 5% की दो क्रमागत छूट देता है। दो क्रमागत छूट मतलब 5% की पहले दी, फिर उसके बाद फिर से 5% की छूट दे दी। तो क्या होगा कि अंकित मूल्य का 80% है, तो जब 5% की छूट देगा तो उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, 95%। अब इस वैल्यू पर जो है उसने फिर से 5% की छूट दी, तो अब इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, अब रह जाएगी ये फिर से 95% इसका। ठीक है, तो अब जो है पूछा गया इसका विक्रय मूल्य, है ना। मार्क प्राइस में जब डिस्काउंट को निकाल देते हैं तो वो सेल प्राइस आता है ना, तो ये सेल प्राइस हो गया। बस इसको सोल्व कर लीजिए, 80 गुणा 95, परसेंटेज को हटाएंगे बटे में 100 हो जाएगा, इसमें से भी हटा देंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, 5 से इसे भाग करेंगे ये 20 बार में जाएगा और ये 19 बार में। 5 से भाग करेंगे 20 बार में, ये 19 बार में। ठीक है, 20 से इसे भाग करेंगे 4 बार में चला जाएगा, 4 से इसे भाग करेंगे 5 बार में चला जाएगा। 19 और 19 बचा है ऊपर, 19 गुणा 19 बटे में बचा है 5। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लीजिए। हम ऊपर नीचे 2 की गुणा गए तो ये 10 आ गया हमारा। 19 और 19 का स्क्वायर कितना होता है, ये तो होता है 361। इसमें 2 की गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 36 दूनी 72, और ये 2 बटे में ये 10 हो रहा है, तो ये 1 दशमलव हो जाएगा, ये हो जाएगा 72.2 रुपीज। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है? वो मिलता है एंग्लो इंडियंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? वो है कैल्शियम। और क्या आवश्यक है? फास्फोरस, फोरस और मैग्नीशियम भी होता है आवश्यक। यहाँ पे और कोई नहीं दिया तो खाली ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। देखिए क्या सीक्वेंस बनेगा। देखिए ये 24 का ये 5 गुना हो रहा है ना, और ये 12 छीन 72 है ना, इसकी गुणा 6 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा। इसमें भी यही करें, 1 गुणा 1 हो रहा है, यहाँ पे 1 की गुणा 2 से हो रही है, तो अगले में क्या होगा। देखिए सीक्वेंस बनता आ रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 5 और 6 है, तो ये गुणा होगी 3 की, अगली इसकी हो जाएगी 4 की। हमारा बिल्कुल सीक्वेंस बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 2 की गुणा जब 3 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6, 6 की गुणा 4 से कर देंगे तो 24 आ जाएगा। तो इस लुप्त संख्या क्या है? वो है 6। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई निर्धारित करने पानी के नीचे पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है सोनार का, है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, रेंजिंग। ठीक है, इसको आप याद रखिए। एमआरआई क्या होता है? ये होता है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक रेजोनेंस, रेजोनेंस इमेजिंग, इमेजिंग, है ना। शरीर के अंदर की जो इमेज लेने के लिए इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। साउंड एब्जॉर्बर क्या होता है? जो ध्वनि की जो है ऑब्जॉर्व कर लेता है ना, रिफ्लेक्ट होने नहीं देता, वो साउंड एब्जॉर्बर कहलाता है। इंफ्रासाउंड्स क्या होती हैं? जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है ना, 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है इंफ्रासोनिक। एक और होता है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो रेंज होती है वो होती है ऑडिबल साउंड की, जो होती है 20 से 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? वो निकलती है हाइड्रोजन गैस। देखिए जब धातु है ना, धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करे या करे क्षार के साथ, जो गैस निकलती है वो होती है हाइड्रोजन गैस, और एक इसके साथ एक सल्ट भी बनता है। ठीक है, और दूसरा, जब धातु ऑक्साइड, यहाँ लिख देते हैं मेटल ऑक्साइड, है ना, मेटल ऑक्साइड जब अम्ल के साथ रिएक्ट करता है ना, अम्ल एसिड बोलते हैं इसे, है ना, मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? ये बनाता है सल्ट और वाटर। ठीक है, और जब नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड क्षार के साथ, या जिसे बेस बोलते हैं, है ना, बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? वो सल्ट और वाटर। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। और दूसरा जो है मेटल कार्बोनेट, है ना, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? ये बनाता है सल्ट, CO2 गैस और H2O जल। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी, हाइड्रोजन गैस, है ना। कार्बन डाई गैस का भी मैंने बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब बनेगी? ये बनेगी जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट थीटा बराबर
ए बटा बी है तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम ऊपर ले लेते हैं साइन को कॉमन, है ना, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी। तो क्या होगा, साइन को जब हम कॉमन ले लेंगे साइन थीटा को तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए साइन है नहीं तो कैसे बनेगा, इसकी ऐसे बन रहा है ना, कोस थीटा में हमने साइन थीटा की फिर ऊपर नीचे गुणा कर दी माइनस साइन थीटा। तो साइन को जब हम कॉमन ले लेंगे तो नीचे बचेगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, ये होता है कोट थीटा, माइनस का वन बचेगा। सेम इसमें भी हो जाएगा, साइन थीटा जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा कोट थीटा प्लस का वन। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कोट थीटा की वैल्यू ए बटा बी भी है तो हम ए बटा बी कर देंगे माइनस का ए बटे में ए प्लस बी प्लस का ए बटा बी प्लस का ए। तो इसका जो एलसीएम लेंगे तो ये बी आएगा और ये ए माइनस बी हो जाएगा, ऊपर नीचे क्या होगा ए प्लस बी बटे में बी से बी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आया, ए माइनस बी बटे में ए प्लस बी। चेक करें ऑप्शन, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ए माइनस बी बटा ए प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के आंकिक मान बराबर है, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन बना लेते हैं, देखिए घन जो होता है, घन की सभी भुजाएं जो है बराबर होती है ना, ये भी ए लंबाई भी इसकी जो है ए हो जाएगी, चौड़ाई भी हो जाएगी, ऊंचाई भी ए ही हो जाएगी। ठीक है, तो पूछा है घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और अंकिक क्षेत्रफल का मान बराबर है ना। तो घन का वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है तीनों की गुणा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना आएगा, है ना, इसका सरफेस एरिया आएगा, इस तरह की 6 सरफेसेस बनेंगी, एक घन में 6 सरफेसेस बनती हैं तो 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सभी भुजा समान है तो एक ही गुणा ऐसे करेंगे तो ए स्क्वायर मिलेगा हमें। अब ये कह रहा है कि अंकिक रूप से ये दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, 6 ए स्क्वायर बराबर ए की क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ए स्क्वायर से ये कट जाएगा तो ए बचेगा, है ना। तो ए बराबर हमें 6 मिल गया, कि ए जो है इस भुजा की लंबाई हमें मिल गई 6। पूछ क्या रहा है, घन का आयतन कितना होगा, घन का आयतन ये था ए बराबर ए, बी बराबर वॉल्यूम बराबर ए की पावर क्यूब, है ना। ए कितना मिला 6, तो 6 की क्यूब निकालेंगे तो हो जाएगा 216 इकाई पर यूनिट, है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा 216 घन इकाई। ठीक है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्न में 3 कथन के बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, उस निष्कर्ष को चुनें जो तार्किक रूप से सबसे उपयुक्त हो। कथन क्या है, सभी सोना प्लेटिनम है, तो ये जो है सभी सोना जो है प्लेटिनम है, ये हो गया प्लेटिनम, प्लेटिनम। ठीक है, कुछ प्लेटिनम चांदी है, ये हो गई कुछ प्लेटिनम हो गई चांदी, और सभी चांदी हीरे हैं, सभी चांदी जो है वो हीरे हो गए, ये हो गए हीरे। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ हीरे प्लेटिनम है, ये कुछ हीरे हो गए, ये प्लेटिनम हो गया, कुछ और कुछ आ रहा है इसमें, तो हमारा ये सही हो गया निष्कर्ष। दूसरा, कुछ हीरे सोना है, हीरा ये रहा, सोना ये रहा, कोई रिलेशन ही नहीं हो रहा है ना, सिर्फ प्लेटिनम तक हो रहा है तो ये गलत हो गया। कुछ चांदी सोना है, चांदी ये रहा, सोना ये रहा, इसका भी कोई रिलेशन नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा। कुछ प्लेटिनम हीरे हैं, प्लेटिनम ये रहा और हीरे ये रहा, इनका इनका रिलेशन बन रहा है, कुछ का ही बन रहा है तो ये स्टेटमेंट इसकी सही हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा निष्कर्ष, 1 और 4।
ऑप्शन ए में हो रहा है ये केवल निष्कर्ष, और ये 3 हो रहा है, ये सी में हो रहा है केवल निष्कर्ष, 1 और 4 उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर 35,000, 45,000 और 55,000 रुपये निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं और रुपये 40,500 के वार्षिक लाभ में उनका संगत हिस्सा कितना है। संगत हिस्सा कैसे निकालेंगे, हम इनका रेशो निकालेंगे, ठीक है। और हमें पता है प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब देखेंगे ध्यान से कि जो है वार्षिक लाभ है ना, यानी कि सभी ने जो है 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो ठीक है, तो प्रॉफिट हो जाएगा पी का, प्रॉफिट पी का कितना है, प्रॉफिट क्यू का, ये रेशो निकाल लेंगे हम, है ना, और प्रॉफिट आर का, ये बराबर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट पी का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, टाइम सबके लिए बराबर ही है, इन्वेस्टमेंट क्यू का इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट आर का इनटू टाइम, ठीक है, ये रेशो हो गया। टी से टी कट जाएगा तो इन्वेस्टमेंट का ही इनका रेशो हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट पी का इन्वेस्टमेंट कितना है, 35,000, इसको लिख लेते हैं 35 के, है ना। और क्यू का इन्वेस्टमेंट कितना है, क्यू का है 45,000, तो इसे लिख लेते हैं 45 के। और आर का इन्वेस्टमेंट कितना है, ये है 55,000, 55 के, ठीक है। के से के कट जाएगा, है ना, और ये 5 से काटेंगे, 5 से 7 बार में चला जाएगा, ये 9 बार में चला जाएगा और ये 11 बार में चला जाएगा। तो प्रॉफिट आया, रेशो आया पी क्यू आर का, ये लिख लेते हैं हम, प्रॉफिट पी का और प्रॉफिट क्यू का और प्रॉफिट आर का जो रेशो आया वो है 7, 9, 11 का, ये रेशो आया इनका। पूछा क्या कि वार्षिक लाभ में उनका हिस्सा क्या है ना, ये वार्षिक लाभ हुआ, तो हमें बस इसका हिस्सा निकालना है। तो अब देखिए, एक तो ये तरीका हो गया कि हम इसको इस वैल्यू से हम इसे सोल्व करें, है ना। कैसे सोल्व करेंगे, ये हो गया, देखिए ये हो गया 40,500, है ना, तो उसमें जो है हमें पी का हिस्सा निकालना है, तो पी का हिस्सा है 7, टोटल में से कितना है, ये जोड़ लेंगे, 11, 9, 20 और 7, 27, है ना, ये हो गया, ये पी का हिस्सा निकलेगा। ऐसे ही क्यू का निकालेंगे तो 9 से गुणा करेंगे, बटे में 27 हो जाएगा, ऐसे ही 11 से करेंगे तो बटे में 27 हो जाएगा, इस 40,000 का, 40,500 का। दूसरा ये हो गया तरीका करने का कि ये जो वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी ये इसके जो 7 का मल्टीपल होगी, ठीक है, ये 9 का होगी, 11 का होगी, तो 11 का चेक कर लेते हैं, हमें सबसे ज्यादा आसान पड़ेगा 11 का मल्टीपल चेक करना। उसके लिए लॉजिक क्या होता है, अल्टरनेट वैल्यू जो है बाकी से जो है सेम होनी चाहिए, है ना। कहने का मतलब ये है 5 और 1 6, तो ये 6 होता, तो ये 11 का मल्टीपल होता है ना, ये हमने पढ़ा ही है, 5 और 1 6 है, तो ये बीच वाला अगर 6 होता तो ये 11 से डिविजिबल होता। इसको और इसको जोड़े तो ये 5 और 1 7, 6 हो रहा है, और ये 7 हो रहा है, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। इसमें आप जोड़ेंगे 5 और 1 6 हो रहा है और ये 6 है ना, तो यानी कि ये संख्या केवल हमें एक ही मिली 11 से डिविजिबल, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं, हमें यहीं से आप आंसर मिल गया कि ऑप्शन डी हो गया, ये इन लोगों का हिस्सा। तो आप ऐसे कर सकते हैं, बाकी नहीं तो आपको कैलकुलेट करना है तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यू क्यू का निकालना है तो वो भी हो जाएगा 40,500 गुणा 9/27, है ना, और ऐसे ही इसका भी आप निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था, वो जाना जाता था औरंगजेब को, है ना। और इनकी सीक्वेंस पढ़ लेते हैं ना, देखिए सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर उसके बाद शाहजहां, शाहजहां, फिर उसके बाद औरंगजेब। आप इसको भी, इस सीक्वेंस को भी याद रखें, है ना, कभी कभी यही पूछा जाता है कि अकबर के जो है
पिता का क्या नाम था, या अकबर के पुत्र का कौन है, इस तरह से बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ये भी याद रखिए, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, है ना। ये मतलब ये इनका ही वंश चल रहा है। बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x माइनस वन और x प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के गुणनखंड है, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो है इसके गुणनखंड है ना, ये दोनों इसके गुणनखंड है। तो क्या क्या करेंगे, हम इन दोनों की गुणा कर देते हैं। तो x की जब इससे गुणा करेंगे ये x स्क्वायर हो जाएगा, इस x की इससे गुणा करेंगे हो जाएगा 3x, है ना। अब इस माइनस की इससे गुणा करेंगे ये हो जाएगा माइनस का x, इस माइनस की इससे गुणा कर देंगे हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 3। इक्वेशन ये दी हुई है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। बस इसको कंपेयर कर लीजिए। देखिए एक्स एक्स के सामने, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी, देखिए प्लस में है और ये माइनस में आ रहा है, तो ये हो जाएगी बी की वैल्यू माइनस के 3। चेक करिए 2 और माइनस 3 किस में आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन बी में हमारा। ठीक है, एक ही तरीका होगा दूसरा, आप x की वैल्यू को इसमें रखें तो एक इक्वेशन मिलेगी, और इस वाली वैल्यू को रखेंगे तो आपको दूसरी इक्वेशन मिलेगी, है ना। तो आप उससे को सोल्व करके भी a और b की वैल्यू को पता लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 53 गुणा 13 बराबर 33 है, और 39 गुणा 13 बराबर 26, 74 गुणा 26 बराबर 50 है, तो 37 गुणा 21 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें जो ये गुणा दिया हुआ, हमें बस इसका रिलेशन निकालना है कि इसका इसके साथ रिलेशन करके 33 लाना है। ठीक है, तो अब देखिए हम कैसे ला सकते हैं कि हम इसको जोड़े हैं, तो ये 3 और 3 6 हो जाएगा, 5 और 1 6। तो इसको 2 से भाग कर दें तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें भी यही लॉजिक लगाते हैं, 9 3 हो जाएगा 12, 3 और 1 4 और ये 5, है ना। 52 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा 26 आ जाएगा, तो उसे भाग देंगे 26 आ रहा है। इसमें भी चेक करते हैं, 6 4 10 और 7 दोनों और 1 10। इसको 2 से भाग करेंगे, ये भी 50 हो गया। तो ये बिल्कुल हमारा सही लॉजिक बन रहा, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, 7 और 1 8 और 3 2 5, है ना। इसको 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा 29। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा। देखिए, सड़क में जो बनाने में डामर का इस्तेमाल होता है, ठीक है, और तो फिर क्या होगा, दीवार बनाने में ईंट का इस्तेमाल होता है। तो ये हो जाएगा दीवार, हमारा ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और जिन्हें समूह कहा जाता है, बिल्कुल सही। 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह बोला जाता है। दूसरा देखते हैं, ये तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया ना, कथन यही पूछा तो यही हमारा आंसर हो गया। बाकी चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। इसमें 18 क्षैतिज पंक्तियां होती है, नहीं, इसमें जो है 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है। तो ये बात गलत होगी ना, जिन्हें आवर्त कहा जाता है। हाँ, उन क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त जरूर कहा जाता है। इनमें 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। देखिए, पंक्तियां सही होगी, यहाँ समूह गलत हो गया, यहाँ आवर्त हो गया ना, इसे आवर्त कहा जाता है। इसमें पूछते हैं, इसमें 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, स्तंभाकार पंक्तियां होती है जिन्हें आवर्त कहा जाता है, नहीं, ऊर्ध्वाधर जो है 18 होती हैं और उन्हें जो है समूह कहा जाता है ना। आप इस चीज को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 31 दिसंबर 2005 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए, 31 दिसंबर 2005 को सैटरडे है, फिर उसके बाद 2006 है ना, 31 दिसंबर का ही पूछा है। 2007,
2008 और ये 2009। ठीक है, देखिए अगर इसमें लीप ईयर नहीं है तो ओड डे एक होएगा, है ना, 6 से 7 में ओड डे एक होगा। जब 7 से 8 में जाएंगे तो देखिए 8 जो है लीप ईयर है ना, इसमें फरवरी पूरी क्रॉस हो रही है तो यहाँ पे ओड डे हो जाएंगे 2, है ना। 8 से 9 जाएगा तो यहाँ पे लीप ईयर ओड डे हो जाएगा 1। अब जोड़ लीजिए, यहाँ 2005 में शनिवार था तो शनिवार के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो 2009 को दिन होगा थर्सडे। ऑप्शन हमारा भी करेक्ट हो जाएगा, गुरुवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल करना है, ये हमें दिया है, इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 की गुणा 2 से होगी 8, 8 और 1 9, इस वैल्यू को, ये वैल्यू आई 9/4, है ना, ये 1 बटे में है तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/9, है ना। अब इसकी गुणा इसमें होगी तो 9 एकम 9 प्लस 4, 9 4 13, ये हो जाए, इस पूरे की वैल्यू आई 13/9, ये इसके साथ बटे में है तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9/13 प्लस में है 3, 13 तिया कितना होता है, 13 तिया 39, 39 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, 48/13। चेक करें ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 48/13। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.125 के ऊपर बार है को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए बार को हटाएंगे तो क्या करेंगे, ये दशमलव है तो जितनी संख्या के ऊपर बार होती है उतनी बार हम 999 लिखते हैं। ठीक है, 3 संख्या के ऊपर 3 बार 9 लिखेंगे। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 125, बार को हटा देंगे, है ना। और देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक ऑप्शन ए 125/99। अब कोई संख्या ऐसी देते 0.125, है ना, इसके ऊपर बार होता तो इसको हम कैसे करते, दो संख्याओं के ऊपर जो है बार है तो बटे में आ जाता, दो संख्याओं के लिए 9 9 आ जाता, एक संख्या में बार नहीं है तो उसके लिए आता 0, है ना। और ऊपर क्या आता, ऊपर आता 125, ठीक है, और माइनस कर देते 1 को, ये उसका आंसर हो जाता 124/99। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्रमागत सम पूर्णांकों का में से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए पूर्णांक का मतलब इंटीजर से 1 2 3 4, है ना। कर्म सम क्या होता है, सम होता है जैसे 2 4 6 8, वो पूछा 2 कर्मागत, है ना, तो कर्मागत जैसे ये 1 2 3 4, अब उसने सम की कंडीशन लगाई तो कर्मागत, 2 कर्मागत संपूर्णांक, है ना, तो यानी हो गया 2 4 6, कर्मागत हो गई 2 4 6 8, सम हो गया 2 4 6 8, है ना। तो ये सम हो गया। अब हमें कह रहा है कि उसका एचसीएफ निकालना है, उसने कहा है 2 कर्मागत सम संख्याओं को, तो हमने मान लिया कि 2 कर्मागत सम संख्या ये है तो इसका एचसीएफ क्या होगा, ये होगा 2, है ना, 2 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, फर्दर इसमें कोई कॉमन नहीं होगा। ऐसे ही हम अगर ये इन दो संख्याओं को माने तब भी हमारा एचसीएफ 2 आएगा, है ना, 2 से भाग करेंगे 2 चला, 12 में चला जाएगा 3 बार, आपको इसमें कॉमन नहीं है। अब हम सम संख्या को अगर ये माने 2 है तो तब भी एचसीएफ हमारा 2 ही आएगा ना, 2 से भाग करेंगे 3 बार है और ये 4 बार, अब इसमें कोई कॉमन संख्या नहीं आ रही है। कहने का मतलब ये है 2 क्रमांक सम संख्याओं का एचसीएफ 2 ही आता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चॉकलेट को 1 रुपए में 2 के भाव पर खरीदकर 1 रुपए में 4 के भाव पर बेचा जाता है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत हानि, है ना, क्या हो रहा है, चॉकलेट को ₹1 में 2 के भाव पर खरीदा जा रहा है तो एक का प्राइस क्या हो जाएगा, सी, खरीदा जा रहा है तो सीपी, है ना, तो एक का निकालें तो 1/2, है ना, 1 में 2 खरीदा गया तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। अभी क्या कह रहा है, खरीद कर 1/2 के भाव बेचा गया तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया कि जो है 1 रुपए में 4 के भाव बेचा गया तो एक का भाव कितना हो जाएगा, 1/4, है ना, भाग कर देंगे 1/4।
अब देखिए इसका हमें हानि हम सिर्फ निकाले हानि कितनी हुई, हमें हानि हुई है प्रॉफिट हुआ हमें नहीं पता, ठीक है। हम निकालेंगे सीधे सेलिंग परसेंटेज। सेलिंग परसेंटेज कैसे निकलता है, SP बटा CP, ठीक है, गुणा 100%। CP कितना है, SP कितना है 1/4, CP कितना है 1/2, इसका 100% निकालना है। इसकी गुणा अंदर हो जाती है, इसकी बाहर हो जाएगी, है ना। तो 2/4 आया गुणा 100%। इसे भाग करेंगे 2 बार में चला जाएगा, 2 से इसे भाग करेंगे 50 बार में, ये आया 50%। सेलिंग प्राइस आया 50%। अब देखिए अगर सेलिंग प्राइस, देखिए हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है वो होता है 100%, है ना। और सेलिंग प्राइस है इसका 50%, तो यानी कि इसे नुकसान हुआ है ना, हानि हुई है कितने की, 50% की, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी पे। अगर हमारा सेलिंग परसेंटेज 130% मान लेते ऐसा आता, तो इसमें से हम घटाते, तो ये देखिए 100 से ज्यादा आया, कितना ज्यादा है यही निकालते 30%। 30% का क्या बोलते हैं हम, लाभ हो गया, है ना। कहने का मतलब अगर 100 से कम आ रहा है तो हानि, और 100 से ज्यादा परसेंटेज आ रही है तो वो लाभ को बताएगा आपकी, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया, वो किया गया था गौतम गंभीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है, वो है कोयला, है ना। तो जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, जो होते हैं लकड़, पेड़ पौधों जानवरों के जो अवशेष जो है धरती के नीचे दब जाते हैं, तो लंबे समय अंतराल के बाद इनका निर्माण होता है। जैसे कोयला है ना लंबे समय के, और क्या नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, और क्या है जैसे पेट्रोल हो गया हमारा, ये सब हमारे जीवाश्म ईंधन है, एक दिन ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको याद रखिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल क्षार है, देखिए CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये होता है हमारा वीक बेस। तो पूछा भी इसने दुर्बल क्षार यानी वीक बेस के बारे में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। KOH NaOH ये भी हमारे स्ट्रॉन्ग बेस है, इसे दुर्बल क्षार बोलते हैं ना, दुर्बल क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, वो होता है सेब में, है ना। ब्रेड, सफेद ब्रेड, ब्रेड में मैदा होता है, और मैदे से हम जो है वो फाइबर्स को निकाल देते हैं। सेवइयां भी देखिए मैदे से ही बनती है, तो इसमें भी हम फाइबर्स को निकाल देते हैं, तो इसमें भी नहीं हो गया, इसमें भी नहीं हो गया, काट दे से, है ना। और आइसक्रीम, आइसक्रीम में तो जो है मेन जो होता है वो या तो दूध होगा या बर्फ होगा, है ना, तो इसमें तो फाइबर होता नहीं है लिक्विड में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फाइबर भी जो है दो तरह के होते हैं, है ना, डाइटरी फाइबर, एक होता है सोल्यूबल, सोल्यूबल, और दूसरा होता है इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल, है ना, मतलब घुलनशील और अघुलनशील। तो हमारी डाइटरी के लिए दोनों ही घुलन और अघुलनशील दोनों ही जरूरी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी को पूर्ण करें, 2 3 6 15 42, देखिए इसका अंतर निकालें, 2 और 3 का अंतर 1, 3 और 6 का अंतर 3, और 6 और 15 का अंतर कितना आएगा, ये आएगा 9, 15 और 42 का अंतर कितना आएगा, ये आएगा 27, ठीक है। देखिए ये सीरीज चल रही है, ये हो जाएगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो अगला हो जाएगा 3 की पावर 4, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81। 81 में इसको जोड़ते हैं, 2 और 1 3, 8 4 12, क्या हो जाएगी श्रेणी अगली, 123। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है? वो है भरतनाट्यम, है ना। भरतनाट्यम कहाँ का फेमस नृत्य है? तमिलनाडु का, है ना, तमिलनाडु। ओडिसी नृत्य उड़ीसा का है, उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। कथक कहाँ है? कथक है उत्तर प्रदेश का। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल करें। 106 की गुणा 106 प्लस 94 गुणा 94 से। देखिए कैसे करेंगे इसे। ये हो गया 106 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 94 का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 106 प्लस 6, है ना। 106 को क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 6 का स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 6 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया? ए प्लस बी का स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी का स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे क्या बन गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। बस इसको खोल लेंगे, है ना। मैं डायरेक्टली इसमें खोल लेता हूँ। ये 100 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 गुणा 100 गुणा 6। अब इसको खोलेंगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 36 प्लस, ये माइनस में है ना, तो माइनस में आएगा, माइनस 2 गुणा 100 गुणा 6। देखिए ये माइनस में 2 गुणा 100 गुणा 6, ये प्लस में, तो ये कट जाएंगे। इसको इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? ये 1000 का 100 है तो 1000, 10,000, 10,000 ये, 10,000 ये, तो हो गया ये 20,000। 36 और 36 72, बस इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया 20,072। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कोड भाषा में रेट को 40, चैट को 33 तो रिटर्न को क्या लिखेंगे, है ना। रेट का नंबर क्या होता है? आर का होता है 18, ए का 1, टी का 20। सबको जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 18 और 1 19 और 20 39, 39 है। 39 में 1 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 40। सेम ये इसमें भी करेंगे। सी का होता है 3, एच का होता है 8, ए का 1, टी का 20। तो 8 3 11 और 1 12 और 20 32, 32 इसमें भी 1 जोड़ दे तो हमारा 33 आ जाएगा। सेम हम इसमें भी करेंगे। आर का 18, ई का 5, टी का 20, यू का 21, आर का 18, एन का 14। ये 20 हो गया और इसको जोड़ दें, ये 20 मान लें, ये 20 मान लें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60, है ना। इसमें एक कम है तो एक इसका ले लिया, ये 13 ही रह गया। 13 और 5 कितना होता है? 13 5 18, 18 18 36। इसको जोड़ दें तो 6 9 6 प्लस 1 जोड़ दें, कितना हो जाएगा? हो जाएगा 97। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में लिया गया समय और धारा की दिशा में लिया गया समय का अनुपात 4 और 1 है। धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये धारा है एक, ठीक है, और कोई नाव है, ये इस तरह की नाव है। जब धारा की दिशा में चलती है, ये दूरी हम मान लेते हैं कि वो दूरी है x, है ना। तो जब धारा की दिशा में चलती है तो टाइम लगता है उसे 1, है ना। जब धारा की दिशा में चलती है तो टाइम लगता है t। और जब यही नाव धारा के विपरीत दिशा में चलती है तो टाइम लगता है 4t का, ठीक है। और धारा की दिशा में जो चल रही है, धारा की दिशा में, तो उसको हमने मान लिया s1, और धारा की दिशा के विपरीत जो चल रही है उसको हमने मान लिया स्पीड को 2, ठीक है। धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात ही पूछा है ना। तो डिस्टेंस दोनों के केस में बराबर होगी, d1 बराबर d2, है ना। d1 क्या? धारा की विपरीत दिशा में चाल, है ना। ये लिख देते हैं डिस्टेंस विपरीत दिशा में, और ये जो है समान दिशा में कह लीजिए, है ना।
तो विपरीत दिशा में धारा की स्पीड कितनी हो जाएगी, धारा की स्पीड हम ये मान लिया हमने S2 है ना, धारा की विपरीत दिशा में S2, इसको डी कोई खाली डी है ना, ये विपरीत दिशा में ये और ये समान दिशा में, डिस्टेंस दोनों के केस में बराबर है। तो धारा की विपरीत दिशा को हमने मान लिया है 2 और इसे टाइम कितना लग रहा है 4t का, और धारा की दिशा में हम स्पीड हो गई है 1 और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है t। तो पूछा गया धारा की दिशा में है ना, दिया धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा यानी S1/S2 पूछा गया। तो ये S1 इधर हो गया, S2 को बदल दिया, टी से टी कट जाएगा तो क्या आएगा 4:1 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है 4:1। ठीक है, अब ये इतना देखो करने की जरूरत नहीं है ना, हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड सेम है तो स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के। ठीक है, और तो टाइम दिया गया हमें 4:1, तो स्पीड और स्पीड के लिए पूछा गया है तो जस्ट हम उल्टा कर देंगे है ना, 4:1 का 1:4। लेकिन ये क्या आया, ये आया धारा की है ना, ये धारा की विपरीत दिशा में है, तो धारा की विपरीत दिशा में जो स्पीड है वो 1 है ना, ये विपरीत दिशा की आ गई, इसे लिख लिया विपरीत दिशा की, और ये धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 1 और 4 का रेशो आएगा, उल्टा हो जाएगा, जैसे 4 1 दिया तो 1 और 4। लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया इसने धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा उल्टा करके पूछ लिया ना, तो धारा की दिशा में 4 और ये धारा की दिशा में 1। ठीक है, आप इस चीज का वो ध्यान रखेंगे तो आपका ये आंसर इजी निकल आया, कोई स्टेप करने की भी जरूरत नहीं है, सर डायरेक्टली बता सकते हैं आपका आंसर क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है, वो है मटर है ना, मटर में फल होता है उसके अंदर बीज होता है ना, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी के बीच में संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। गेहूं, अनाज, प्याज, मक्का। देखिए गेहूं और मक्का जो है अनाज होते हैं ना, ये अनाज हो गया और ये गेहूं हो गया, ये मक्का हो गया, और प्याज जो है अनाज नहीं होता है तो ये अलग हो गया। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट रिलेशन बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है, वो है पंजाब और हरियाणा दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का मतलब भाग है, माइनस का मतलब गुणा है, गुणा का मतलब माइनस है और भाग का मतलब प्लस है, तो 5 - 8 गुणा x 6/11 प्लस 9 का मान क्या होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है गुणा, 8 हो गया, गुणा का मतलब क्या है माइनस, -6 हो गया है ना, और फिर भाग, भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब है प्लस, प्लस क्या हो गया 11 और ब्रैकेट में क्या हो गया, ये है प्लस, फिर प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे, प्लस का मतलब है भाग, भाग कर दिया 9 से, तो ये पूछा गया तो क्या हो जाएगा, इसे सोल्व करना है, 8 × 5 = 40, 40 - 6 प्लस के 11, ये 51 हुआ, 51 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 45, 45 को 9 से भाग देना है ना, 9 × 5 = 45, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 5। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो है पार्ट 2 के 36 से लेके 70 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।